Hello students, how are you? I hope all of you are doing very well and you are staying safe. यूनिट जो बच्चे मैं पहले ले रहा हूँ वो है मॉडर्न फिजिक्स. सो लेट मी गिव यू द ब्रीफ. मॉडर्न फिजिक्स ले रहे हैं तो इसको अपन देख लें प्रॉपरली. मॉडर्न फिजिक्स में बच्चे सबसे पहले मैं लूंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्लस dual nature. So that's our one thing. The second will be atoms, more specifically Bohr's atomic model, and then we are going to talk about nuclear physics. Nuclear physics and radioactivity. राइट. उसके बाद हम लोग कवर अप करेंगे आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉनिक्स. इलेक्ट्रॉनिक्स मीन्स वी विल टॉक अबाउट that is diode, transistors and logic gates. इलेक्ट्रॉनिक्स तो बच्चे ये कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स की पूरी कंप्लीट प्लानिंग है. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं बच्चे, करेंगे कैसे. ठीक है, अब जैसे अपन स्टार्ट कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. तो आज अपन बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ओके. अब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हम सभी को पता है कि जब भी किसी सरफेस पर, मेटेलिक सरफेस पे रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं. इस इवेंट को अपन बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. ठीक है. और वो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रॉन्स. राइट. और अगर ये सारे के सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करा दो तो अपने को जो करंट मिलती है उसे क्या बोलते हैं, फोटो करंट बोलते हैं. राइट स्टूडेंट. अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्वेश्चंस बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड और टू द पॉइंट पूछे जाते हैं. फोटो इलेक्ट्रिक में अपने लिए इंपॉर्टेंट क्या है, तो लेट अस रिकैपिचुलेट वर्क फंक्शन. अब इसमें एक टर्म आता है वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन जो है पहला पॉइंट जो अपन यहां पे समझेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, इट इज वर्क फंक्शन. तो आई होप वर्क फंक्शन को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं. वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल. सो दिस इज वर्क फंक्शन इज मिनिमम energy required to free an electron from metal surface, from metal. उसको अपन बोलते हैं वर्क फंक्शन. एक वर्ड हमने केमिस्ट्री में पढ़ा, आयनाइजेशन एनर्जी. तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चे, किसी भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को एक आइसोलेटेड एटम यानी सिंगल एटम से पुल आउट करने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसको अपन आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं. ध्यान ये रखना है कि वर्क फंक्शन इज लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी. ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. फॉर मोस्ट ऑफ द मेटल्स, फॉर मोस्ट of the metals
वर्क फंक्शन जो होता है आयनाइजेशन एनर्जी का आधा होता है। तो इसको बच्चे ध्यान दें। बात किसकी कर रहे हैं बच्चे? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? जब किसी मेटल सरफेस पे कुछ रेडिएशंस इंसिडेंट होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? बाहर निकलते हैं। इस इवेंट को अपन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, राइट। और उन इलेक्ट्रॉन्स को जिन्हें हम फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकले उन्हें फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। उनको अगर हम एक डायरेक्शन में फ्लो करा दें, ऐसा करने के लिए क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। सो बाय अप्लाइंग सुटेबल इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर उन इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में फ्लो करा दें, जो करंट मिलेगी उसे फोटो करंट कहेंगे। ये वर्क फंक्शन है। वर्क फंक्शन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वर्क फंक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री, इलेक्ट्रॉन को फ्री करने में मेटल से जो मिनिमम एनर्जी चाहिए होती है, वर्क फंक्शन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? सिंगल एटम से एक इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर पुल आउट करने में जो एनर्जी चाहिए होती है उसे हम कहते हैं। मेटल का मतलब होता है यहां पे एक एटम नहीं है, यहां पे क्या है? देयर आर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स। ये अंतर है, इसीलिए दोनों बराबर नहीं होंगे। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन में सिंगल एटम है, और जब मैं मेटल की बात करता हूं तो उसमें एक एटम थोड़ी होता है। देयर आर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एटम, लार्ज नंबर ऑफ एटम। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, दैट इज वर्क फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सरफेस। सरफेस का मतलब मेटल हो गया, जिस सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। अलग अलग मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन अलग अलग होगा। सो अगर आप सरफेस चेंज कर रहे हैं तो वर्क फंक्शन चेंज होगा। तो दिस इज योर वर्क फंक्शन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात आती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और उस सेटअप को अपन ध्यान रखेंगे बच्चे, तो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो करने में आपको आसानी होगी। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप की मैं बात कर रहा हूं। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है क्या? एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज लाइक दिस। एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ओके, सो सेकेंड पॉइंट जो अपन समझेंगे दैट इज एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप बहुत सिंपल है। ये अपने पास एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब, यानी एयर को मैंने बाहर पंप आउट कर दिया, एक इलेक्ट्रोड यहां ले लिया, एक इलेक्ट्रोड यहां ले लिया, और ये रेडिएशन गिर रहा है, और ये यहां पर मैंने एमीटर ले लिया, ये मैंने पोटेंशियो डिवाइडर ले लिया बच्चे, जिससे कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस अपनी मर्जी से वेरी कर सकूं। सो दिस इज योर सिंपल सर्किट, राइट। तो वी हैव एमीटर विच कैन मेजर करंट, और ये इवैक्यूएटेड है, सारी एयर बाहर निकाल दी, पंप आउट कर दिया। तो ये इलेक्ट्रोड है, ये सरफेस है जिस पे रेडिएशन इंसिडेंट हुआ, इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे रैंडमली इधर उधर, और ये इलेक्ट्रॉन्स इधर ट्रेवल करेंगे। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मैंने वोल्ट मीटर लगा दिया। ये आप देख रहे हैं वोल्ट मीटर कनेक्टेड है, राइट। और आप देखेंगे ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये टर्मिनल, ये इलेक्ट्रोड प्लस होगा, ये माइनस होगा। सो दिस इज योर सिंपल एक्सपेरिमेंटल सेटअप। अब इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में अपन क्या कर सकते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कम ज्यादा कर सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा सकते हैं, और इसको उल्टा भी कर सकते हैं, पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं, पोलैरिटी को रिवर्स कर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे मैंने लिटरली वैक्यूम क्रिएट कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया लिटरली,
मोस्ट ऑफ द एयर इज पम्प्ड आउट। ओके, अब आप देखो इसमें जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तो सिंपल फोटो इलेक्ट्रिक सेटअप है जिसको आपको कहते हैं अपने दिमाग में रखना है, और इसमें ग्राफ अपने को इस तरीके से मिलेगा। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखें ध्यान से, इधर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, वोल्टेज ले लिया, और इधर मैंने ले लिया फोटो करंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको मिलता है लाइक दिस। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये रहा बच्चे VP, और ये IS, और ये VS, ये ऑफ कोर्स 0। आप देख रहे हैं इस ग्राफ को, ध्यान से देखें। ये ग्राफ वो सांप जैसा लहराता हुआ सांप, लाइक दैट, कुछ ऐसा सांप जैसा ग्राफ आपको दिख रहा है। तो इसमें कहते हैं 3 फीचर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सैचुरेशन, IS स्टैंड्स फॉर सैचुरेशन फोटो करंट। सो IS इज सैचुरेशन फोटो करंट। और ये देख रहे हैं VS इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये जो VP देख रहे हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। नीट में और एम्स में आज तक किसी भी क्वेश्चंस में पिंच ऑफ वोल्टेज की बात नहीं की गई है। तो ये 3 टर्म आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सैचुरेशन फोटो करंट एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, पिंच ऑफ वोल्टेज। ये है बच्चे ग्राफ। अब आप जरा इस ग्राफ को ध्यान से देखो, बहुत सिंपल इंटरप्रिटेशन और इस ग्राफ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप देख रहे हैं जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो भी अपने को करंट मिल रही है। तो इसका मतलब यहां से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं एज अ रिजल्ट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन अपने आप यहां पर पहुंच रहे हैं। तो यहां पर पहुंचेंगे तो एमीटर अपने को क्या शो करेगा, करंट। तो इसलिए आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस 0 है तो भी अपने को करंट मिल रही है। फिर आप जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय L, बेसिक रिलेशनशिप। ये पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड, और L इलेक्ट्रोड्स के बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस। सो L इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। तो आप देखेंगे बच्चे जैसे जैसे डेल्टा V बढ़ेगा वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। और आप देखें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी, तो ये हम सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, इधर पुल होंगे। इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे मूव करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। तो छोटी छोटी बातें हैं। तो जैसे जैसे आप पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे, आप देख रहे हैं फोटो करंट बढ़ रही है, और एक ऐसा पोटेंशियल डिफरेंस आ गया जिसपे फोटो करंट की वैल्यू सैचुरेट हो गई, मैक्सिमम हो गई। इसी को बोलते हैं सैचुरेशन फोटो करंट, मैक्सिमम फोटो करंट। अब आप देखो ये पिंच ऑफ वोल्टेज, तो जिस वोल्टेज पे करंट सैचुरेट होती है, फोटो करंट सैचुरेट होती है, उसे हम लोग बोलते हैं पिंच ऑफ वोल्टेज। अगर आपने पोटेंशियल डिफरेंस इसके बाद पढ़ाया तो वोल्टेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो करंट सैचुरेट हो गई। आप देख सकते हैं ग्राफ, अगर आगे बनाना चाहे तो ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। तो सैचुरेशन फोटो करंट क्या हो गया बच्चे, मैक्सिमम फोटो करंट इन अ गिवन सिचुएशन, उसको अपन बोलते हैं सैचुरेशन फोटो करंट। पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हो गया, जिस वोल्टेज पे करंट सैचुरेट होती है, पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे तो फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। अब एक काम करते हैं, उल्टा कर देते हैं बच्चे। उल्टा करने का मतलब मैंने पोलैरिटी रिवर्स कर दी। पोलैरिटी रिवर्स करने का मतलब ये हुआ कि अब ये माइनस और ये प्लस, फिर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाना शुरू किया, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन्स को सामने वाले इलेक्ट्रोड पर पहुंचने में दिक्कत आएगी। सो आप देखेंगे जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस आप बढ़ाएंगे,
अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन का मतलब पोलैरिटी रिवर्स करके, तो आप देखेंगे करंट कम हो रही है और एक ऐसी वैल्यू आती है जिस पे फोटो करंट 0 हो जाती है। इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन अपोजिट इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुंच रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग वोल्टेज। बच्चे नाम से ही समझ आ रहा है, स्टॉपिंग, सारे इलेक्ट्रॉन्स को आपने रोक दिया, एक भी इलेक्ट्रॉन अपोजिट इलेक्ट्रोड पे नहीं पहुंच रहा है। सो दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये हमेशा नेगेटिव होता है, ये अंडरस्टूड है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, लेकिन न्यूमेरिकल्स में हम इसे 2 वोल्ट बोलेंगे, -2 वोल्ट नहीं बोलेंगे। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज अंडरस्टूड टू बी नेगेटिव। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो गया, वो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड एट विच करस्पॉन्डिंग फोटो करंट इज मैक्सिमम, सॉरी आई करेक्ट माई सेल्फ, करस्पॉन्डिंग फोटो करंट इज 0। जिस पोटेंशियल डिफरेंस पे करस्पॉन्डिंग फोटो करंट इज मैक्सिमम यानी सैचुरेट हो गई, उसे हम लोग पिंच ऑफ वोल्टेज बोलते हैं। तो ये ग्राफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वर्क, फंक्शन, ये कीवर्ड है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ही कहते हैं, अब जो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस हैं उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, उन्हीं को अपन कह देते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बिल्कुल ध्यान से बच्चे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, उन्हीं को अपन ने क्या नाम दे दिया, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब अपन एक्सपेरिमेंटली क्या क्या ऑब्जर्व करते हैं, कई सारी बातें ऑब्जर्व करते हैं। पहले ऑब्जर्व करते हैं फेनोमेनन इज इंस्टेंटेनियस, फेनोमेनन is instantaneous, phenomenon is instantaneous। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये हुआ, रेडिएशन का गिरना और फोटो इलेक्ट्रॉन का निकलना जब भी होगा इंस्टेंटेनियस होगा, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, अपन ने सरफेस पे रेडिएशन इंसिडेंट कराया, या तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा या नहीं होगा, दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज। जब भी होगा तो ऐसा नहीं होगा कि रेडिएशन इंसिडेंट होने के काफी देर बाद इलेक्ट्रॉन निकलेगा। फेनोमेनन इज इंस्टेंटेनियस। एक बात तो एक्सपेरिमेंट में ये पाई गई। दूसरी बात कहते हैं एक्सपेरिमेंट में पाई गई कि ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो तभी होता है जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होती है, और उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट टू टेक प्लेस, ये पाया गया that f has to be more than threshold frequency and lambda has to be less than threshold wavelength। ये कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए। तो ये एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और इसे हम और आप चाहें तो इसे क्या कह सकते हैं, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, राइट स्टूडेंट्स। तो फेनोमेनन इज ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियस, फोटो इलेक्ट्रॉन्स का निकलना और रेडिएशन का इंसिडेंट होना, नो टाइम लैग, यानी वो जो टाइम है वो मेजरेबल नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होता है, तो एक्सपेरिमेंट में ये पाया गया कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तब होता है जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से ज्यादा हो, और उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये आप देख रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, यानी जब इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, और अगर उससे कम हुई तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो ध्यान रखें, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ वर्ड क्या है, मिनिमम एंड मिनिमम, और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के साथ वर्ड क्या है, मैक्सिमम। गड़बड़ नहीं करें। सो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। तो यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से कम हो
उसके बाद ये पाया गया इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो बच्चे ये ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सैचुरेशन फोटो करंट एंड आई इज इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी इनके बीच में ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। सैचुरेशन फोटो करंट और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन। सो सैचुरेशन फोटो करंट अपन बोलेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। सो आई हियर स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी, IS सैचुरेशन फोटो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ऑब्जर्वेशन था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, सो दे हैव अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो फोटो इलेक्ट्रॉन्स have a range of kinetic energy. They have a range of kinetic energy. यानी जो सारे फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है। जैसे आप सब बच्चे मुझे सुन रहे हैं तो यहाँ पे सबका एनर्जी लेवल बराबर नहीं है। आप में से कुछ बहुत एनर्जेटिक हैं, जोश से भरे हुए, कुछ मॉडरेट हैं और कुछ लोग सुस्त हैं। आम जिंदगी में भी होता है, हर जगह होता है बच्चे, तो कोई नई बात नहीं है। जहां पर भी भीड़ होगी आप देखेंगे ये बातें आपको मिलेंगी, एक डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा हर चीज का। तो यहां पर भी भीड़ है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं जिनको हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स कह रहे हैं। फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव अ रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। रेंज कहां से कहां तक होता है, 0 to Ke मैक्सिमम, और ये Ke मैक्सिमम किसके बराबर होता है, EVS, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। E चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, VS स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। सो एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। दूसरी बात बच्चे ये पाई गई कि ये जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। तो उस पॉइंट को मैं इधर लिख रहा हूं, एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Ke मैक्सिमम यानी फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, Ke मैक्सिमम डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। Ke मैक्सिमम बच्चे बिल्कुल आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। सो लेट अस बी स्लो बट सॉलिड, ठीक है। ऐसे पढ़ेंगे कि दोबारा पढ़ने की अपने को जरूरत ना पड़े। आप इस पूरे 45 डेज को, पूरे सेशन को फाइनल रिवीजन मान के चलें। तो आज बात कर रहे हैं बच्चे अपन, डे 1 है अपना, पहला दिन है, एंड शुरुआत की है अपन ने। पहली यूनिट जो ली है मॉडर्न फिजिक्स ली है, और उसमें अपन ने आज लिया है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये हो गया आपके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पिंच ऑफ वोल्टेज, सैचुरेशन फोटो करंट। Ke maximum does not depend on intensity of radiation। तो ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया गया, राइट स्टूडेंट्स। अब इन सारी बातों को एक्सप्लेन करने के लिए, इन सारी बातों को एक्सप्लेन किया आइंस्टीन अंकल ने, राइट। सो ये बात मैं क्लास में बता चुका हूं, एंड इट इज रियली इंटरेस्टिंग। आइंस्टीन की जब भी बात चलती है तो हम सबके दिमाग में आता है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, वो उसी के लिए जाने जाते हैं। सो ही इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर हिज जीनियस वर्क, एंड इट इज थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज व्हाट ही इज नोन फॉर, ओके। लेकिन उन्हें नोबेल प्राइज मिला फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। जो उनका जीनियस वर्क है, जिसके लिए वो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला। He was awarded Nobel Prize
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया, ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया। तो वो एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने रख रहा हूं बहुत ध्यान से। सो इट इज आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन, आइंस्टीन्स एक्सप्लेनेशन। आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। सो यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन को उन्होंने यूज किया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है बच्चे, अब आइंस्टीन ने क्या कहा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन का मतलब आप इसे समझेंगे फोटॉन थ्योरी, फोटॉन थ्योरी, राइट। अब आप देखो यहां पर आइंस्टीन ने कहा कि ये जो फोटॉन है जब इलेक्ट्रॉन पे गिरता है तो अपनी सारी एनर्जी दे देता है। अब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस एनर्जी को दो तरीके से यूज करता है। उस एनर्जी का एक पार्ट यूज होता है टू ओवरकम वर्क फंक्शन, बाकी जो रिमेनिंग एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को अवेलेबल होती है काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। सो दैट्स वेरी सिंपल इक्वेशन, जो HF है, एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज इक्वल टू 5 प्लस KE मैक्सिमम। ये रहा बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। अपन शॉर्ट में इसे कह सकते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन। और है क्या ये, एनर्जी कंजर्वेशन, कुछ भी नया नहीं है। फोटॉन गिरा इलेक्ट्रॉन पे, फोटॉन ने अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दी और इलेक्ट्रॉन ने उस एनर्जी को यूज किया दो पार्ट में। ये फाई क्या हो गया, पहले तो वो फ्री हुआ, एनर्जी रिक्वायर्ड इन गेटिंग फ्री, उसके बाद ये रिमेनिंग एनर्जी अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो आप देखेंगे बेसिकली ये एनर्जी कंजर्वेशन है, कुछ भी नया नहीं है। एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, राइट स्टूडेंट, एनर्जी कंजर्वेशन का स्टेटमेंट है। ओके, तो एक बात बच्चे यहां से समझ आ गई कि इसका मतलब ये हुआ जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा, बाहर नहीं निकलेगा। तो ये बात समझ में आ गई कि फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो इंसिडेंट रेडिएशन की एनर्जी है वो वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कब होगा, जब इंसिडेंट फोटॉन की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। तो इससे एक बात समझ में आई, सारे रेडिएशंस की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। इससे अपने को बात समझ में आई कि व्हाई देयर विल बी अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सो HF इज इक्वल टू 5। अगर आप इक्वल टू ले रहे हैं तो F0 आ जाएगा, या फिर आप इसे लिख सकते HC बाई लैम्डा नॉट। ये आपके लिए न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। ओके, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन किस काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन्स पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप इस बात को ध्यान से सुनना और समझना, ऐसा क्यों है कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी का एक रेंज है। अब आइंस्टीन ने इस बात को कैसे एक्सप्लेन किया, आइंस्टीन ने कहा कि वो जो रेडिएशन सरफेस पे गिर रहा है, समझना बच्चे इस बात को, वो जो रेडिएशन सरफेस पे गिर रहा है वो सरफेस पे नहीं है, वो पेनिट्रेट भी कर रहा है। अब ये अलग बात है, पेनिट्रेशन कम ज्यादा हो सकता है। इफ इट इज गामा रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन, तो उसका पेनिट्रेशन ज्यादा होगा। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं नॉट ओनली फ्रॉम सरफेस, ऑल्सो फ्रॉम सब सरफेस लेयर, सरफेस से थोड़ा नीचे फ्यू एटॉमिक लेयर्स, वहां से भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, राइट। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस काइनेटिक एनर्जी से, सारे इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बराबर नहीं होगी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन्स। इस बात को बहुत ध्यान दें, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिपेंड्स ऑन नंबर of collisions, depends on number of collisions, ठीक है।
और बच्चे ये भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन सरफेस पे पहुंचे तब तक सारी एनर्जी लॉस हो जाए। तो किसी इलेक्ट्रॉन पे फोटोन गिरा जिसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा, तो जरूरी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, बट ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ कोलिजन्स, राइट। तो ये इस तरीके से आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जितनी भी ऑब्जर्वेशंस थी वो एक्सप्लेन किया यूजिंग क्वांटम्स, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, या फिर इसको अपन फोटोन थ्योरी कह सकते हैं। और ये अपनी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है और ये इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर बच्चे वो जो ग्राफ है वो अपने को समझना है प्रॉपर, ठीक है। ये सारी बातें अपन ने समझ ली, अपन ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लिया, अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लॉज देख लिए, ऑब्जर्वेशंस देख लिए, और ये एक्सप्लेनेशन देख ली कि आइंस्टीन अंकल ने कैसे एक्सप्लेन किया, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। अब जो क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं तो वो जो मैंने एक आपको ग्राफ पढ़ाया, उस ग्राफ पे कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वो ग्राफ अपने लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समराइज करूं और तो इट इज सिंपल, तो आप उसको देखें बच्चे ध्यान से। ओके, सो जो इक्वेशंस हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं समराइज करूं, सो इफ आई से समरी, तो बच्चे ये डब्बा आपके लिए इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में। आपको क्या क्या ध्यान रखना है? एक तो ये ध्यान रखना है, दैट इज HF इज इक्वल टू 5 प्लस KE मैक्सिमम। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है, KE मैक्सिमम इज इक्वल टू EVS। दूसरा ये जो फाई है ये HF नॉट HC बाई लैम्डा नॉट, ठीक है। प्लस आपको ये ग्राफ याद रखना है, इधर मैंने ले लिया पोटेंशियल डिफरेंस और इधर ले लिया फोटो करंट, I स्टैंड्स फॉर फोटो करंट। तो ये जो आप देखेंगे ग्राफ सांप जैसा लहराता हुआ सांप, तो आप देखेंगे ये यहाँ पे टर्म इंपॉर्टेंट है आपके लिए, पिंच ऑफ वोल्टेज, स्टॉपिंग पोटेंशियल, सैचुरेशन, फोटो करंट, ये है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। रिमेंबर दिस इक्वेशन इज नथिंग बट एनर्जी कंजर्वेशन, कुछ भी नया नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन, राइट स्टूडेंट्स। अच्छा, अब देखो यहां पर वो जो ग्राफ है, उस ग्राफ में क्या क्या इफेक्ट है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आई पुट इट एज रिमार्क 1। ये जो ग्राफ है, सदियों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसमें कुछ कंफ्यूजन्स हैं, उसको आप बहुत क्लियरली देख लें। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, effect of intensity keeping frequency constant। हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख रहे हैं, इंटेंसिटी का असर। तो इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी मैंने बढ़ा दी, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन फोटो करंट बढ़ जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज बढ़ जाएगा और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल आप यहां देखें इस इक्वेशन से, KE मैक्सिमम को मैं EVS लिख सकता हूं। जब तक फ्रीक्वेंसी के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे तब तक स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी बढ़ा दी, ज्यादा फोटोन गिर रहे हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और उनको पुल करने के लिए मुझे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये सैचुरेशन फोटो करंट बढ़ जाएगा, पिंच ऑफ वोल्टेज बढ़ जाएगा और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल
में कोई चेंज नहीं आएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल में चेंज तभी आएगा जब हम फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रखें, जो कि अपन ने ले रखा है। तो बच्चे जो ग्राफ आएगा, ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, से दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस और ये फोटो करंट, ये मैंने ग्राफ ले लिया, दिस इज वन ग्राफ। अब मैंने हायर इंटेंसिटी ले ली, तो ग्राफ यहीं से चालू होगा। आप देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो जो दूसरा ग्राफ होगा, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूं, तो दूसरा जो ग्राफ होगा इट विल बी लाइक दिस। आप देख रहे हैं बच्चे डिफरेंस कहां कहां मिला। आपने देखा सैचुरेशन फोटो करंट बढ़ गया, ये रहा, और ये पिंच ऑफ वोल्टेज बढ़ गया। स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं पड़ा। पहले पिंच ऑफ वोल्टेज ये था, तो ये हो गया VP1, ये हो गया VP2, और ये आप देख रहे हैं बच्चे IS1, IS2। ठीक है, तो ग्राफ में क्या फर्क पड़ा ये देखें। बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ बच्चे कि ग्राफ में क्या फर्क गिरेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये वाला जो ग्राफ आप देख रहे हैं, दिस इज फॉर हायर इंटेंसिटी, हायर इंटेंसिटी रेडिएशन, हायर इंटेंसिटी रेडिएशन। और ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज फॉर लोअर इंटेंसिटी, लोअर इंटेंसिटी। एक तो ये हो गया ग्राफ, राइट। दूसरा ग्राफ जो बच्चे पूछा जाएगा आपसे, वो पूछा जाता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये पूछा जा रहा है। फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट पड़ेगा। अब यहां पर थोड़ा सा मैं आपको अलर्ट दूंगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, इंटेंसिटी कांस्टेंट। इंटेंसिटी कांस्टेंट का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट, नंबर ऑफ फोटॉन्स कांस्टेंट। अब आप देखो यहां पे फ्रीक्वेंसी के साथ, अब अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। फोटॉन्स वही रहे बच्चे, तो पिंच ऑफ वोल्टेज और सैचुरेशन फोटो करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। यही दो क्वेश्चन है जो सदियों से पूछे जा रहे हैं। दोनों ग्राफ प्यार से देख लें। यहाँ पे इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी बढ़ा दी, ज्यादा फोटॉन्स गिरे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकले, पिंच ऑफ वोल्टेज बढ़ गया, सैचुरेशन फोटो करंट बढ़ गया, और ये देख रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल कांस्टेंट रहा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपने बढ़ाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा, पिंच ऑफ वोल्टेज और सैचुरेशन फोटो करंट कांस्टेंट रहेंगे, नो चेंज। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करूं, से दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस, और यहां पर मैंने ले लिया हमेशा की तरह वही है, तो आप देखोगे जो नया ग्राफ आप बनाएंगे वो ऐसे करके बनाएंगे। आप देख रहे हैं बच्चे दोनों ग्राफ, ये रहा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये हो गया VS1, ये हो गया VS2। तो आप देख रहे हैं पिंच ऑफ वोल्टेज और सैचुरेशन फोटो करंट में कोई फर्क नहीं पड़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया। इसका मतलब ये जो ग्राफ है, मान लिया F2 फ्रीक्वेंसी, ये ग्राफ है F1 फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया जाएगा, तो ऑब्वियसली F2 विल बी ग्रेटर देन F1। ये है बच्चे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसको समझें, बहुत आसान है, कहीं कोई टेंशन नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये दोनों ग्राफ पूछे जाते हैं। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी कीपिंग इंटेंसिटी कांस्टेंट, यानी नंबर ऑफ फोटॉन्स जो स्ट्राइक कर रहे हैं पर सेकेंड, वो हमने चेंज नहीं किया है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अब जो कहते हैं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सब, ये दिस इज इन नटशेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चे, उनको अपन देख लेते हैं। वो है जो इक्वेशंस हैं उनको मैनिपुलेट कैसे करेंगे, और कुछ उन पे ग्राफ पूछे जाते हैं।
कॉमन है उन पे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स आते हैं। मैंने कहा ना मॉडर्न फिजिक्स में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस होते हैं। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, राइट स्टूडेंट्स। सबसे पहला ग्राफ लिया मैंने के मैक्सिमम वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो वो जो मैंने समरी लिखी थी, मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं यही इक्वेशन 5 प्लस के मैक्सिमम। इसको थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया तो ये हो गया के मैक्सिमम इज HF माइनस 5। के मैक्सिमम इज HF माइनस 5। तो बच्चे यहां से मुझे समझ आ गया ग्राफ कैसा होगा। इट विल बी स्ट्रेट लाइन एंड रिमेंबर इन फिजिक्स स्ट्रेट लाइन की बात आती है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c। स्ट्रेट लाइन कहते हैं फिजिक्स में y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो अगर अपन देखें यहां पर स्लोप क्या हो गया, स्लोप यानी m की वैल्यू हो गई h और c क्या हो गया y इंटरसेप्ट ये हो जाएगा, अपन यहां पर देखें तो ये हो जाएगा -5, ये है y इंटरसेप्ट। तो जो ग्राफ होगा आपका, तो ग्राफ ध्यान से देखें, दिस इज योर फ्रीक्वेंसी, दिस इज योर के मैक्सिमम। ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा विद अ पॉजिटिव स्लोप। इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखें बच्चे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख रहे हैं यहां पर ये जिस पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 0 है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो गई, ये -5 हो गया। स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। और अगर मैं देखें इस ग्राफ का जो स्लोप है वो h है, वो मेटल पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर मैं मेटल चेंज करता हूं तो बाकी मेटल्स का ग्राफ पैरेलल होगा, ये रहा। सिर्फ क्या चेंज होगा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चेंज होगी और वर्क फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि मेटल चेंज होते ही चेंज होता है। तो एक तो बच्चे ये ग्राफ है जो कि अक्सर एग्जाम्स में पूछा गया है। इसी ग्राफ को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है दूसरा ग्राफ, स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो अब आप क्या करेंगे, यहां पे के मैक्सिमम को लिखेंगे EVS इज इक्वल टू HF माइनस 5, VS इज इक्वल टू H बाई E, F माइनस 5 बाई E। वही स्ट्रेट लाइन, स्लोप चेंज हो गया, m की वैल्यू हो गई h बाई ई और ये जो y इंटरसेप्ट है दैट इज -5 बाई ई। तो ग्राफ जो आप देखेंगे इधर अगर हम ड्रॉ करें दैट इज बिटवीन स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, वो ग्राफ सारे के सारे ऐसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो आप ध्यान से देखें, ये F0 होगा और ये हो जाएगा, यहां पे देखें -5 अपॉन E। और जो स्लोप होगा दैट इज सभी लाइंस पैरेलल होंगी, स्लोप होगा h बाई ई, वहां पर स्लोप होगा h। ओके, थर्ड ग्राफ जो पूछा जाता है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस 1 बाई लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ, अब ध्यान से देखें, यही इक्वेशन Vs इज इक्वल टू h c बाई ई लैम्डा -5 बाई ई। मैंने फ्रीक्वेंसी की जगह लिख दिया c बाई लैम्डा। ये रिलेशन हम सबको पता है, राइट स्टूडेंट्स। ओके, सो इसको देखें तो आप लिख सकते हैं Vs इज h c बाई ई एंड 1 बाई लैम्डा -5 बाई ई, राइट स्टूडेंट्स। ओके, तो अब आप देखें यहां पर 1 बाई लैम्डा, इसका भी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। दिस विल हैव 1 बाई लैम्डा एंड दिस विल बी स्टॉपिंग पोटेंशियल। सो दिस इज द ग्राफ, ये इस तरीके से कट करेगा। दिस विल बी 1 बाई लैम्डा नॉट एंड दिस विल बी -5 बाई ई
एंड बाकी ग्राफ पैरेलल होंगे। तो आप देखेंगे यहां पर जो स्लोप है, इस वाले ग्राफ में स्लोप जो है दैट इज h, इस वाले ग्राफ में स्लोप इज h बाई e, और यहां पर स्लोप चेंज हो गया, सो स्लोप इज अगेन एच सी बाई ई। स्लोप कांस्टेंट होगा, उसका मेटल सरफेस से कोई लेना देना नहीं, इसलिए सारे ग्राफ पैरेलल होंगे। तो आप देख रहे हैं बच्चे ये स्ट्रेट लाइन, फिजिक्स में स्ट्रेट लाइन का मतलब y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो आई होप मेरे बच्चों को स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना आता है, सिर्फ अपने को स्लोप और y इंटरसेप्ट देखना है। तो ये ग्राफ आपसे पूछे जाते हैं। एक ग्राफ जो आज तक नहीं पूछा गया है वो मैं बोर्ड पे ले रहा हूं, उसके आने के चांसेस हैं एंड आई पुट इट ओवर हियर, ठीक है, उसको ध्यान दे। आपसे बच्चे ये पूछा जा सकता है ग्राफ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस लैम्डा, ये ग्राफ। अच्छा एक बात तो समझ आ गई कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसका मतलब कर्व होगा। और ये भी मुझे पता है जब वेवलेंथ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से ज्यादा होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। तो दैट ग्राफ इज वेरी वेरी सिंपल। ध्यान दें बच्चे, ये इस तरीके का ग्राफ होगा और ये लैम्डा नॉट है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। आप इसके बाद ग्राफ ड्रॉ नहीं करेंगे, डॉटेड दिखा देंगे। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम वर्सेस लैम्डा, अगर मैं 1 बाई लैम्डा लेता तो स्ट्रेट लाइन आ जाता। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की जगह स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस, तो ग्राफ में कोई फर्क नहीं आएगा, बस थोड़ा सा कहते हैं शेप वही रहेगी, शक्ल वही रहेगी, क्योंकि आप ई से डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अपने को पता है के मैक्सिमम इज इक्वल टू EVS। तो चाहे वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ले लें या स्टॉपिंग पोटेंशियल ले लें, ग्राफ वही होगा। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस लैम्डा का ग्राफ भी बच्चे ऐसे ही होगा, दिस विल बी लैम्डा नॉट, और जैसे ही वेवलेंथ लैम्डा नॉट से ज्यादा होती है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होता है, इट स्टॉप्स। कंफर्टेबल? तो ये ग्राफ आपको क्लियर होने चाहिए। कहां से ये ग्राफ अपन ने लिखा, ये रहा बेसिक इक्वेशन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के। दो बातें समझ में आनी चाहिए, HF इज इक्वल टू 5 प्लस के मैक्सिमम एंड के मैक्सिमम इज इक्वल टू EVS। वहीं से ये सारा मैनिपुलेशन है बच्चे, रटना नहीं, समझना। चेंजेस थोड़े बहुत इधर उधर एग्जाम्स में हो सकते हैं, कई बार क्वेश्चंस न्यूमेरिकल आ जाते हैं, आपको वैल्यूज रीड करनी होंगी। तो ये जो मैंने आपको लिया ग्राफ पार्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना चाहिए। अभी इससे पहले जो ग्राफ लिया था एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन में, स्टॉपिंग पोटेंशियल, पिंच ऑफ वोल्टेज, सैचुरेशन, फोटो करंट, वो सांप जैसा लहराता हुआ सांप लाइक दिस, ठीक है। तो उसको आप ध्यान दें, उस पे जो अपन ने इफेक्ट देखे थे फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी के, वो अपने को क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज इन नटशेल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब यहां पर बच्चे मैं थोड़ा सा टाइम फोटोन पे दूंगा, क्योंकि उसके बाद फिर पूरी मॉडर्न फिजिक्स में अपने को दिक्कत नहीं आएगी। फोटोन, क्योंकि आगे भी चल के कई सारे टॉपिक लेने हैं, तो यहां थोड़ा सा अपन फोटोन की बात कर लें, कुछ और छोटी छोटी बातें उनको अपन यहां पे समझ लें, तो हमारी आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड थ्योरी ऑफ रेडिएशन। थ्योरी ऑफ रेडिएशन, थोड़ा सा और अपनी ग्रिप को बेटर करते हैं, थ्योरी ऑफ रेडिएशन की बात कर रहे हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो दो तरीके की थ्योरी होती है। सो वन इज वेव थ्योरी। सो वेव थ्योरी में ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अभी अपन वी आर मोर फोकस्ड ऑन फोटोन थ्योरी, तो वेव थ्योरी। दूसरी थ्योरी फोटोन थ्योरी। तो इस फोटोन थ्योरी को आज थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। मुझे मालूम है अपन मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, वी आर टारगेटिंग नीट एंड एम्स, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट बच्चे इसके बिना थोड़ा अधूरा सा लगता है, तो इसको ध्यान दें। थ्योरी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि जो अगला टॉपिक है इसके बाद दैट इज डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, थ्योरी ऑफ रेडिएशन।
तो आप जानते हैं रेडिएशन हैज डुअल नेचर, रेडिएशन हैज डुअल नेचर, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह बिहेव करता है। फोटॉन थ्योरी यानी पार्टिकल थ्योरी, फोटॉन पार्टिकल ऑफ लाइट, उसको फोटॉन कहते हैं। अब वेव थ्योरी में दो बातें हैं। पहली बात क्या है, जो एनर्जी है, एनर्जी इज गिवन आउट continuously in the form of waves। नाम से ही समझ में आ रहा है, कंटिन्यूअसली, ये है इंपॉर्टेंट। वेव थ्योरी क्या कहती है, जो भी एनर्जी का सोर्स होता है इट गिव्स आउट वेव्स कंटिन्यूअसली। क्या कहती है बच्चे वेव थ्योरी, तो वेव थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी इज गिवन आउट कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, कंटिन्यूअसली। और वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। बाकी डिटेल में अपन देखेंगे जब मैं मैकेनिकल वेव्स वाली यूनिट लूंगा, तो वहां पे थोड़ी और ज्यादा बात करेंगे। बट आज के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बस ये दो बातें ध्यान रखनी है। थ्योरी ऑफ रेडिएशन, रेडिएशन हैज डुअल नेचर, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह बिहेव करता है। तो वेव थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी इज गिवन आउट कंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। राइट स्टूडेंट्स, अब इधर आ जाओ, इसको थोड़ा सा आज अपन डिटेल में देखेंगे जिससे आप कंफर्टेबल हो जाएं। राइट, फोटॉन थ्योरी, पार्टिकल थ्योरी। तो फोटॉन थ्योरी क्या कहती है, फोटॉन थ्योरी ये कहती है एनर्जी इज गिवन आउट डिस्क्रीटली in the form of फोटॉन। फोटॉन का मतलब होता है एनर्जी पैकेट, एनर्जी बंडल, एनर्जी पैकेट। ये रहा, दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस। यहां पे जो सोर्स है इट गिव्स आउट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, और वेव्स आपकी ट्रेवल करती हैं एंड दे कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम एंड कंटिन्यूअसली। जबकि फोटॉन थ्योरी क्या कहती है, एनर्जी इज गिवन आउट डिस्क्रीटली, डिस्क्रीटली मतलब कंटिन्यूअस का अपोजिट, नॉट कंटिन्यूअसली, इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, जिनको अपन क्या कहते हैं, एनर्जी पैकेट। एंड देन अगेन फोटॉन्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम, फोटॉन्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। राइट, तो ये तो बच्चे बात हो गई थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सो डुअल नेचर, रेडिएशन हैज डुअल नेचर, ये बात हमको आपको पता है, कभी पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, कभी वेव की तरह बिहेव करता है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। ठीक है, यहाँ पे फोटॉन्स, यहाँ पे वेव, वहां पे कंटिन्यूअसली, यहाँ पे डिस्क्रीटली। ओके, अब थोड़ा सा अपन फोटॉन की बात करते हैं। तो यहां से एक बात समझ में आ गई, फोटॉन बोले तो एनर्जी पैकेट, एनर्जी बंडल्स। अब पहला पॉइंट जो आपको समझना है, एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो E इज इक्वल टू एच एफ या फिर एच सी बाई लैम्डा। सो दिस इज एनर्जी ऑफ द फोटॉन। अब बच्चे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में अपने को फोटॉन की एनर्जी निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ये तो ठीक है, E इज इक्वल टू एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में E इज इक्वल टू 12420 लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना है फॉर न्यूमेरिकल। 12420 और लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। नॉर्मली आपको वेवलेंथ नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में दी गई होगी, तो अपने को पता है 1 नैनोमीटर इज 10 to the power -9 मीटर एंड 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 to the power -10 मीटर। राइट, तो ये है बच्चे, ये रिलेशनशिप है, ये आपको अच्छे तरीके से आती है। ठीक है, तो ये रहा बच्चे, ये एनर्जी ऑफ फोटॉन, HF इज इक्वल टू HC बाई लैम्डा।
ओके, सेकेंड पॉइंट अपने को समझना है, फोटोन हैज नो इंटरनल स्ट्रक्चर। फोटोन का कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है, जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल। फोटोन हैज नो इंटरनल स्ट्रक्चर, हेंस its energy is purely kinetic। सो फोटोन के पास जो भी एनर्जी है वो काइनेटिक है, उसका अपना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है। तीसरी बात जो अपने को समझनी है यहां पर, फोटोन हैज नो चार्ज, नो चार्ज, न्यूट्रल चार्जलेस पार्टिकल होते हैं, नो चार्ज, हेंस नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, हेंस नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं पड़ेगा। फोटोन हैज नो चार्ज, फोटोन की जो भी एनर्जी है वो प्योरली काइनेटिक है, फोटोन का अपना कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। दिस इज एनर्जी ऑफ फोटोन। एक इसी के साथ बच्चे मुझे यही लिख देना चाहिए था, एनर्जी फोटोन की ये है, और जो मोमेंटम है फोटोन का दैट इज E is equal to PC, ये है, P stands for momentum। तो मुझे मोमेंटम और एनर्जी दोनों लिखना आना चाहिए, ये रिलेशन आपकी खोपड़ी में प्रिंटेड होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। E is equal to HF is equal to SC by lambda, E is equal to PC। P क्या है? मोमेंटम। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इन दोनों रिलेशंस को कंबाइन करूं तो मेरे पास आ जाएगा P is equal to E by C and that will be E is HF। तो आप देख रहे हैं ये हो जाएगा HF by C, या फिर F की वैल्यू पुट करेंगे तो H by लैम्डा। ये सब छोटी छोटी बातें क्वेश्चंस में जरूरत पड़ेंगी। सो एनर्जी ऑफ फोटोन, momentum of photon E by C, H by lambda, right? Now there is something very very interesting property, that is photon is a massless particle. Photon is a massless particle. Photon is a massless particle. Photon is a chargeless particle. Photon has no charge. Photon has no charge. Right student? यहां पे अपन क्या लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं फोटोन इज मासलेस, नो मास। अब ये जरा पॉइंट थोड़ा सा मॉडर्न फिजिक्स का है, इसको समझ ले। अब ये मासलेस का मतलब क्या होता है फिजिक्स में? मासलेस का मतलब सिर्फ ये होता है कि फिजिक्स में एक बहुत फेमस रिलेशनशिप है बच्चे, जब कोई पार्टिकल कोई बॉडी मूव करती है तो दिस इज मूविंग मास, मान लिया v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दिस इज m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाई c स्क्वायर। ओके, दिस इज फ्रॉम आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। m नॉट क्या है बच्चे? यहां पर रेस्ट मास, रेस्ट मास, और mv क्या है? मूविंग मास, यानी जब पार्टिकल या बॉडी मूव कर रही है, सो वी कैन कॉल इट moving mass, moving mass, right? So moving mass, rest mass। तो जब भी हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स में कि पार्टिकल मासलेस है, पार्टिकल मासलेस है, इसका मतलब उसका रेस्ट मास जीरो, दैट इज द मीनिंग, रेस्ट मास। इसका मतलब ये नहीं कि फोटोन का मास जीरो है, उसका रेस्ट मास जीरो है। सो मासलेस इंप्लाइज, मासलेस इंप्लाइज ये जो है अपन ऐसा लिख सकते हैं यहां पर कि m नॉट जीरो, m नॉट जीरो, दैट इज द मीनिंग ऑफ massless. Rest mass is
0, बट मूविंग मास है। अब ये बात थोड़ा सा समझने में बहुत अजीब लगती है। एनीवे, क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, सॉरी, क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी अपने सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए अपने को ज्यादा चिंता नहीं करनी है। बस ये ध्यान रखना है कि फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल। मासलेस का मतलब फिजिक्स में होता है उसका रेस्ट मास 0। इसका मतलब ये नहीं कि उसका मास 0। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये रिलेशनशिप है और हम सब जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे v की वैल्यू c पुट कर दूं तो मूविंग मास कितना आ जाएगा, इनफाइनाइट। इसीलिए आइंस्टीन ने कहा था कि यहां से कंक्लूजन निकाला, नो पार्टिकल कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। नो पार्टिकल कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये बात यहां से समझ में आती है। इनफाइनाइट मूविंग मास इज नॉट पॉसिबल। एनीवे, ये कोई बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो बच्चे, अब सवाल उठता है कि फोटोन का मास क्या है। तो जो फिफ्थ पॉइंट ये है कि फोटोन का मास क्या है। तो अभी अपने को एक और आइंस्टीन की फेमस इक्वेशन है, E = mc²। अभी अपन ने देखा hf, तो अपन m क्या लिख सकते हैं, hf/c²। ये रहा फोटोन का मास। मूविंग मास है, रेस्ट मास 0 है। फोटोन का रेस्ट मास 0 है, मूविंग मास कितना, ये रहा। तो इसका मतलब फोटोन हैज मास, तो इसका मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड विल अफेक्ट दी, यहां से एक बात समझ में आई, ग्रेविटेशनल फील्ड विल अफेक्ट मोशन ऑफ फोटोन। ग्रेविटेशनल फील्ड विल अफेक्ट मोशन ऑफ फोटोन, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का फोटोन के मोशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इट हैज नो चार्ज। तो ये छोटी छोटी बातें हैं बच्चे, इनको ध्यान से देखें। बात कर रहे हैं अपन थ्योरी ऑफ रेडिएशन। सो देयर आर 2 थ्योरीज, एक हो गई वेव थ्योरी, दूसरी क्या हो गई, फोटोन थ्योरी। फोटोन थ्योरी को अपन पार्टिकल थ्योरी भी कहते हैं। फोटोन कहते हैं दिमाग में क्या आएगा, एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी बंडल्स, वेरी 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 टाइनी एनर्जी पैकेट्स, एनर्जी बंडल्स। ये रहा फोटोन की एनर्जी का एक्सप्रेशन, ये मोमेंटम P = h/λ। ये छोटी छोटी चीजें हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट। फोटोन हैज नो इंटरनल स्ट्रक्चर, फोटोन का अपना कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता है, हेंस इट्स एनर्जी इज प्योरली काइनेटिक। फोटोन हैज नो चार्ज, हेंस इट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन इज अ मासलेस पार्टिकल, इसका मास क्या है, 0। अब फिजिक्स में जब भी अपन बोलेंगे कोई पार्टिकल मासलेस है, तो इसका मतलब होगा रेस्ट मास 0। इसका मतलब ये नहीं कि पार्टिकल में मास नहीं है, यस, फोटोन हैज मास। कहां से निकालेंगे फोटोन का मास, इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे, m = hf/c²। ग्रेविटेशनल फील्ड विल अफेक्ट मोशन ऑफ फोटोन। देख रहे हैं बच्चे, बाकी ये चीजें ठीक है, ये फेमस इक्वेशन है फ्रॉम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। मूविंग मास, रेस्ट मास, v = c रखा तो मूविंग मास आ गया इंफिनिटी। सो नो पार्टिकल कैन ट्रेवल विद स्पीड ऑफ लाइट। ये आइंस्टीन अंकल ने बात कही थी, इसको हम लोग बोलते हैं प्यार से रिलेटिविस्टिक रिस्ट्रिक्शन। तो ये फोटोन के बारे में इतनी सी बातें अपनी खोपड़ी में रहनी चाहिए। ग्रेविटेशनल फील्ड फोटोन के मोशन को अफेक्ट करेगी, बट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इसलिए अफेक्ट करेगी ग्रेविटेशनल फील्ड क्योंकि फोटोन में मास है, चार्जलेस है। तो ये है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फोटोन। सो लास्ट बट नॉट लीस्ट, 6th पॉइंट, अ फोटोन is bound to travel with speed of light। फोटोन की मजबूरी है, फोटोन, क्योंकि अगर फोटोन रुक गया तो वो क्या हो जाएगा, रेस्ट मास 0, एग्जिस्टेंस लेस। तो फोटोन जो है लाइट की स्पीड से चलता है, इट कैन नॉट कम टू रेस्ट। रेस्ट पे आने का मतलब एग्जिस्टेंस लेस होना। अ फोटोन इज बाउंड टू ट्रेवल विद
स्पीड ऑफ लाइट। राइट स्टूडेंट?